नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें बात करेंगे कि कैसे सुनेत्रा पवार की जगह पार्थ राज्यसभा भेजे जाएंगे। फिर बात होगी ड्रग तस्करों की कि करोड़ों किस तरीके से जब्त हुए, और बात करेंगे लगभग 2 साल के अंदर कैसे गायब हो गई 90,000 से ज्यादा महिलाएं। बात होगी सुनेत्रा पवार की, क्योंकि अब वो बारामती संभालने जा रही हैं अजीत पवार के बाद। और बात करेंगे शराबबंदी खत्म को लेकर अफवाहों की, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी है कड़ी चेतावनी। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। सुनेत्रा पवार की जगह बेटे पार्थ जाएंगे राज्यसभा, देर रात लगी मुहर, बीजेपी ने नाम किए फाइनल। ड्रग तस्करों पर कड़ा प्रहार, मकोका के तहत संपत्ति जब्त करने का विधानसभा में लाया गया प्रावधान। महाराष्ट्र में 2 साल में 93,000 से ज्यादा महिलाएं हुई लापता, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी, विपक्ष ने उठाए सवाल। अजीत पवार का बारामती संभालेंगी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, उपचुनाव के लिए एनसीपी प्रत्याशी घोषित। होली और मुहर्रम पर शराबबंदी खत्म नहीं, अफवाहों पर सरकार का सीधा जवाब। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने इस संबंध में अपने उम्मीदवार को लेकर बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी कोर की कमेटी की एक बैठक हुई थी। पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी है। इस अहम बैठक में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में केवल राज्यसभा उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि पार्टी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। 26 फरवरी को होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव पर मुहर लग सकती है। हालांकि जो देर रात बैठक हुई, उसके बाद 26 फरवरी को एक बैठक होगी, जहां सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। ये बैठक मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित होने की संभावना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुट गई है। खबर के मुताबिक इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर मंगलवार की रात करीब 10 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी खबर अब सामने आ चुकी है। दरअसल बीजेपी इस बार राज्यसभा की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इनमें रामदास अठावले का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि विनोद तावड़े, विद्या रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा की 7 सीटें खाली हैं। 286 विधायकों के आधार पर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। अकेले बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर कुल 131 प्लस 1 यानी 132 विधायकों का समर्थन है, जिससे वो 3 से 4 सांसद आसानी से भेज सकती है। वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट अपने 58 विधायकों के साथ एक सीट सुरक्षित कर सकती है, जबकि एनसीपी यानी अजीत पवार गुट भी एक सीट जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अजीत पवार की मौत के बाद उसके पास 40 विधायक हैं। इसके मुकाबले महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना ठाकरे गुट शामिल है, के पास कुल मिलाकर लगभग 49 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर एमवीए केवल एक सीट ही सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महायुति गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को सीमित सफलता मिलने की संभावना है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव 2026 में सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन और अंतिम रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बात महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और MCOCA के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है, यानी मकोका के तहत। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को सख्त दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत संगठित अपराध की तरह ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का कानूनी प्रावधान है। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है कि ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान मकोका के तहत होगा और हम उसका प्रभावी उपयोग कर रहे हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी घोषणा की कि अवैध नशीले पदार्थों की डिलीवरी में शामिल पाई जाने वाली कुरियर सेवाओं को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रग सप्लाई चेन में शामिल हर कड़ी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो सप्लायर हो, डीलर हो या डिलीवरी नेटवर्क। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ड्रग्स बिक्री के लिए मार्केट प्लेस के रूप में किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही है और साइबर मॉनिटरिंग को और मजबूत किया गया है। गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार नशे के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ये जवाब राज्य विधानसभा में इन जिलों में ड्रग तस्करी के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवाल पर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि संगठित गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की पूरी रणनीति बनाई गई है। अब बात उन महिलाओं की जो महाराष्ट्र में तेजी से लापता हो रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महिलाओं के लापता होने के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा को बताया है कि पिछले 2 साल में राज्य में 93,940 महिलाएं लापता हुई हैं। उन्होंने सदन को बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनमें से 67,458 महिलाओं को बरामद कर लिया है, जिससे लगभग 71.8% रिकवरी दर दर्ज की गई है। सरकार ने एक लिखित जवाब में भी बताया है कि 2015 से ऑपरेशन मुस्कान के तहत 41,193 नाबालिग लड़के और लड़कियों को बचाया गया है। बता दें, पिछले कुछ महीनों में मुंबई में लड़कियों के लापता होने की कई खबरें सामने आई हैं और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बाबत पूरी जानकारी दी है। हालांकि सीएम फडणवीस के पास गृह विभाग का भी पोर्टफोलियो है। सभी पार्टियों के विधायकों के पूछे गए एक स्टार वाले जवाब में फडणवीस ने पिछले 2 वर्षों में लापता महिलाओं और बच्चों की विस्तृत जानकारी साझा की है। यानी पूरी जानकारी उन्होंने दी और लिखित जवाब में भी जानकारी दी गई है कि साल 2024 में महाराष्ट्र में 45,662 महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 30,877 महिलाएं मिली हैं। लगभग 67.6% रिकवरी दर रहा। इसी तरह 2025 में 48,278 महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 36,581 महिलाएं बरामद हुई, लगभग 75.7% रिकवरी दर। पिछले 2 वर्षों में कुल 93,940 महिलाएं लापता हुई हैं। हालांकि नाबालिग लड़कियों के लापता होने की समस्या पर बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया है कि 2024 में 11,313 नाबालिग लड़कियां लापता हुई, जिनमें से 8,475 लड़कियां बरामद की गईं, लगभग 74.9% रिकवरी दर। साल 2025 में 12,113 लड़कियां लापता हुई, जिनमें से 10,295 लड़कियां मिली, यानी 84.9% रिकवरी दर रही। महिलाओं के आंकड़ों के उलट लापता लड़कियों के मामले में जांच ज्यादा प्रभावी रही है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि पिछले 2 सालों में कुल 23,429 नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं, जिनमें से 18,770 लड़कियां बरामद की गई, यानी रिकवरी दर 80.1% रहा और इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। आगे आने वाले समय में यह कार्रवाई और तेज होगी। अब बात करते हैं बारामती सीट की, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद बारामती सीट खाली हो गई है। ऐसे में अब उनकी पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामती की कमान संभालेंगी। दरअसल बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार को एनसीपी उम्मीदवार बना दिया गया है। यह अहम फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है। अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट में संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस उपचुनाव में 1 जनवरी 2026 तक रजिस्टर्ड वोटर ही वोट डाल पाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट की कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। इस बैठक में पार्टी नेताओं के साथ कई अहम बातों पर भी चर्चाएं हुई हैं। बता दें कि आगामी 10 मार्च को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। एनसीपी निर्विरोध चुनाव की कोशिश में है। पार्टी का कोर कमेटी में कई अहम फैसले लेने के बाद ये पूरी जानकारी सामने आई है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम पर बैठक पे सहमति बनी है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई कि बारामती की कमान अब सुनेत्रा पवार संभालेंगी। खबरों के आखिर में बात उस अफवाह की जिसे पूरी तरीके से सरकार ने निराधार बताया। दरअसल होली, मुहर्रम और गांधी जयंती पर ड्राई डे खत्म होने की खबरों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है।
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि इन त्योहारों पर शराब बिक्री की पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह फेक न्यूज बताया। महाराष्ट्र के उत्पाद शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख ने साफ कहा है कि राज्य की मौजूदा लिक्योर पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। होली या मुहर्रम को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो भ्रामक हैं, झूठी हैं। आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र दारूबंदी कानून के तहत पहले से तय 8 अनिवार्य ड्राई डेज लागू रहेंगे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ था कि सरकार ने होली, मुहर्रम और गांधी जयंती पर शराब बिक्री की बंदी हटा दी है। इसी के बाद उत्पाद शुल्क विभाग को सफाई देनी पड़ी। राजेश देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र दारूबंदी कानून की धारा 142 के तहत जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्र में अतिरिक्त ड्राई डे घोषित करने का अधिकार है, लेकिन राज्य स्तर पर किसी भी अनिवार्य ड्राई डे को खत्म नहीं किया गया है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। होली, ड्राई डे, महाराष्ट्र लिक्विड बैन अपडेट और एक्साइज डिपार्टमेंट न्यूज जैसे मुद्दों पर यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। ये खबरें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महाराष्ट्र फाइल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।